नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि लघु जातक नामक ग्रंथ का यह अरिष्ट भंग योगाध्याय चल रहा है और इसके लगभग 11 श्लोकों को आपने अभी तक बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया है और उन 11 श्लोकों में आचार्य वराह मिहिर ने किस प्रकार के अरिष्ट भंग योगों की चर्चा की है, इसके विषय में भी आपने अच्छे से समझ लिया है। प्रस्तुत यह पाठ जो है उसकी संख्या है 50 और उसका यह पूर्वार्ध वाला वीडियो है और श्लोक संख्या है 13। इसके पहले वाले वीडियो में आपने चंद्रमा के माध्यम से किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है उसके विषय में आपने समझा और शुभ ग्रहों के द्वारा भी किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है या शुभ ग्रहों की दृष्टि के द्वारा, शुभ ग्रहों के प्रभावों के द्वारा किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है, इसके विषय में भी आपने जाना। वर्तमान प्रस्तुत श्लोक में 13वें श्लोक में राहु के द्वारा किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है, इसके विषय में आचार्य वराह मिहिर चर्चा करेंगे। प्राय शुभ ग्रहों द्वारा भी बालारिष्ट योग का भंग होता है और अशुभ ग्रहों द्वारा भी बालारिष्ट योग का भंग होता है, तो उसी श्रेणी में राहु के द्वारा भी बालारिष्ट योग का भंग बताया गया है। तो आप इस श्लोक को देखेंगे, इसके अन्वय इसकी संस्कृत व्याख्या और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। राहुस्त्रिषष्ठ लाभे लग्नात् सौम्यैर्निरीक्षितः सद्यः नाशयति सर्वदुरितं मारुत इव तूलसंघातम्। इसका अन्वय देखें आप। लग्नात् त्रिषष्ठ लाभे राहुः सौम्यैर्निरीक्षितः तदा सद्यः सर्वदुरितं नाशयति मारुत इव तूलसंघातम्। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। लग्नात् लग्नतः अर्थात लग्न स्थान से, त्रिषष्ठ लाभे तृतीये षष्ठे एकादशे, राहुः तमः, सौम्यैः शुभग्रहैः निरीक्षितः अवलोकितः तदा सद्यः क्षिप्रं सर्वदुरितं सर्वकष्टं नाशयति दूरीकरोति मारुत वायुः इव सदृशः तूलसंघातं तृण समूहं नाशयति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। और अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य वराह मिहिर ने राहु के द्वारा किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है वह इस श्लोक में वर्णन किया हुआ है। वस्तुतः राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है और इनका अपना व्यक्तित्व या इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि यह छाया ग्रह माने जाते हैं राहु और केतु। किंतु आचार्य वराह मिहिर ने राहु के द्वारा भी बालारिष्ट योग का भंग होता है ऐसा कहा है और कुछ स्थानों पर यदि राहु हो तो वह निश्चित रूप से बालारिष्ट योग को भंग करता है। शुभ ग्रह द्वारा यदि बालारिष्ट बन रहा हो, पाप ग्रह द्वारा यदि बालारिष्ट बन रहा हो या किसी कालजन्य स्थिति के द्वारा बालारिष्ट बन रहा हो, मतलब किसी भी परिस्थिति में यदि बालारिष्ट बन रहा है और राहु की स्थिति इस श्लोक के अनुसार है, इस सूत्र के अनुसार है जन्म कुंडली में, तो बालारिष्ट योग का नाश करता है। तो कौन सी ऐसी स्थिति है? तो इसमें कहते हैं कि राहु जो है तीसरे स्थान पर, छठवें स्थान पर और 11वें स्थान पर यदि है तो वह बालारिष्ट योग का भंग करता है। केवल तीसरे, छठे और एकादश स्थान का राहु ही सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है बालारिष्ट भंग के संदर्भ में।
और इस तीसरे, छठवें और 11वें स्थान स्थित राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी आवश्यक है। यदि शुभ ग्रह यदि राहु को नहीं देख रहा है तो वह बालारिष्ट योग भंग करने में उतना समर्थवान नहीं होगा। तो इसीलिए आचार्य वराहमिहिर ने निर्देश दे दिया कि सौम्यैहि निरीक्षितः, तो शुभ ग्रहों के द्वारा यदि वह राहु देखा जा रहा हो तो सद्यः क्षिप्रम मतलब त्वरित ही बालारिष्ट योग को भंग कर देता है। कैसे? तो जिस प्रकार से वायु का वेग अनेक प्रकार के खरपतवार को, तृण को, घास को बहा ले जाता है, उड़ा ले जाता है, तो ठीक वैसे ही यह राहु अनेक प्रकार के अरिष्टों को दूर कर देता है, उड़ा ले जाता है या बहा देता है। तो राहु का इसमें बहुत ही प्राधान्य होता है बालारिष्ट योग के संदर्भ में। आप इस उदाहरण से देखें तो तृतीय स्थान पर मतलब मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है और तृतीय स्थान मिथुन राशि है और उसमें यह राहु बैठा हुआ है। तो यह राहु अरिष्ट योगों को भंग करने में समर्थ रहेगा। यदि इसी राहु पर किसी शुभ ग्रह बुध की, गुरु की या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो और यह बलशाली हो जाता है, अरिष्ट योग को भंग करने में अत्यंत समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर तृतीय स्थान पर राहु है तो इससे ठीक जो 7वां स्थान होता है वो होता है नवम स्थान। तो नवम स्थान में, नवम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ हो, बुध, शुक्र, गुरु, तो निश्चित रूप से वह तृतीय स्थान में स्थित राहु को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ऐसी स्थिति में बालारिष्ट योग के भंग की संभावना और अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से राहु के द्वारा बालारिष्ट योग के भंग का निर्धारण किया जाता है।